उसके 11 साल के बाद एक और एक्ट आता है, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट की तरफ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जिसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम पिट द जूनियर। मुद्दे की कारण यही था कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें यही बोला जाता है दैट द फेलियर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द पासिंग ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का निष्फल होना और उसी के कारण आपका पिट्स इंडिया एक्ट को पास कराया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो सोचा गया उस तरह से नहीं हुआ। जैसे सोचा गया था कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स और चांसलर ऑफ एक्सचेकर के सामने कंपनी रखेगी, पर कंपनी के रखते रखते तो यहाँ पे एक युद्ध हो जाता था। यू सी, पॉलिटिकल अफेयर्स का काम ही यही था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स कंपनी की हर एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखेगी। પણ લંડનમાં કુરિયર કરવું અને પાછું મોકલવું ત્યાં સુધીમાં તો ડખો થઈ જાય, બરોબર છે। સો યુ સી that the failure of regulating act was one of the reason and the British Parliament thought कि हमको कुछ और करना चाहिए और इसी के कारण इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट को पास करा। इंग्लैंड के अंदर बहुत फंडामेंटल चेंजेस होते हैं। वो फंडामेंटल चेंजेस यहाँ पे होते हैं जिसके बैकड्रॉप के अंदर एक स्पेशल बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। This was a special body which was created by the British Parliament. British Parliament ही एक पूरी की पूरी एक नई फ्रेमवर्क, एक नए ढांचे को बनाएगा जो कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल और रेगुलेट करे। नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी की जहां जहां किस तरह से कामकाज कर रही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो उसके कहे में रह नहीं रहे थे। इसी के कारण कंपनी सोचती है, पार्लियामेंट सोचती है कि भाई कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए उसकी जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए हमको ही कुछ करना पड़ेगा। और उसी के चक्कर में एक नई बॉडी बनाते हैं जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बोल दिया कि आज के बाद से तू ही सर्वे सर्वा है कंपनी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलेगा कि मैं सर्वे सर्वा हूं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद आएगा कि बाहर से एक नॉमिनी को आप अपॉइंट कर रहे हो जो हमारा पूरा का पूरा शासन हाथ से ले लेगा। पार्लियामेंट बोलता है चिंता मत कर, उसके लिए मैं तुम्हें एक सहारा देता हूं। दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल यूज्ड टू कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 6 कमिश्नर्स। और यहाँ पे इसके बैकड्रॉप के अंदर एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है सीक्रेट कमेटी। अब स्टोरी देखिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके हाथ से पूरी की पूरी सत्ता छीन ले, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सीक्रेट कमेटी की गठन करता है। दिस सीक्रेट कमेटी यूज्ड टू फंक्शन of all the members of board of control plus 3 members from court of directors. Are you getting my point? एक नई कमेटी की स्थापना की गई जिसका नाम है सीक्रेट कमेटी। और ये सीक्रेट कमेटी के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी आपके साथों के साथ सभ्य है वो तो रहेंगे, इसके साथ साथ 3 सभ्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लेके आएंगे और इनको बोल दिया गया कि दे कैन बाईपास द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड इन कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। अगर जरूर पड़ी और इमरजेंसी का आपको समय लग रहा है तो कंपनी के अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से आपको शासन करना है ना, उसको बाईपास कर सकते। लेटर ऑन यू विल सी दैट दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकम्स द अल्टीमेट de facto अथॉरिटी इन कंट्रोलिंग द कंपनीज एक्टिविटीज। कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज और कंपनी का जो भी शासन था ना, उसको चलाने के पीछे, क्योंकि अभी क्या करेंगे, अभी इमरजेंसी की डेफिनेशन किसने दिया है? पार्लियामेंट ने। वो बोल देगा कि हर इमरजेंसी है हमारे पास, तो बेचारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलेगा कि मैं तो खाली नाम के अंदर आ गया हूं यहाँ पे। और 3 लोग को लेके आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा भी नहीं चिल्ला सकता कि भाई आपने हमारे साथ अन्याय किया है। रूल ऑफ लॉ तो था ही, अंग्रेजों ने बोला था 3 को लेंगे। सीक्रेट कमेटी के अंदर अगर वोटिंग भी हुआ तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले सब पॉजिटिव के ऊपर जाएंगे, इन लोग का 3 को क्या मिलेगा? ठीक है, यू विल रियलाइज दैट दे कैन बाईपास इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड दिस इमरजेंसी प्रोसीजर्स तो कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो एस्टेब्लिशमेंट था ना, उसे छीन लिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको इंग्लैंड के अंदर बहुत फंडामेंटल चेंजेस के दौरान देखने को मिलता है। अब इंडिया के अंदर क्या परिवर्तन हुए, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन इंडिया, उसको जानने की कोशिश करेंगे। द काउंसिल मेंबर्स वर डिक्रीज टू 3। गवर्नर को बोला कि जा बेटा तू भी मजे कर। ही वॉज गिवन सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन which was given in 1773, उसको अच्छी तरह से और क्लियरली डिफाइन करा दिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और पावर दे रहा है। ये कैसा हुआ? ऑन वन हैंड द कंपनी, हमने देखा कि लास्ट टाइम के अंदर गवर्नर जनरल के पावर को कम कराने की कोशिश कर रही है।
अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि काउंसिल मेंबर को 3 कर दिया, तो 3 + 1 4, इक्वल वोटिंग होगी तो वीटो पावर किसके पास होता है? गवर्नर जनरल के पास। तो फिर से वो ओवर पावर कर देगा पूरी की पूरी काउंसिल को। अरे वाह, कैसा हो गया ये। ऊपर से इसको क्लियरली डिफाइन करा दिया। क्यों? क्योंकि बहुत कंफ्लिक्ट होता था मद्रास और बॉम्बे को। बोले बात बात के ऊपर कलकत्ता वाला आ जाता है, मैंने बताया ना, आगमुट वालों ने IAS वालों, ओके, तो बस ये दखा पड़ी जाता था। द सुप्रीम कोर्ट विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पिट्स इंडिया, सॉरी, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसको तो हटा ही देती है। बोले ये चलेगा ही नहीं, यहाँ पे बहुत कंफ्लिक्ट में आ रहा है। सो काइंड ऑफ कंपनी को फिर से या गवर्नर जनरल को फिर से शासन देने के पीछे का ये कारण था। इन द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हमने देखा कि गवर्नर जनरल से सत्ता थोड़ी छीनने की कोशिश की जा रही थी, एक हाथ में उसको देके। 1784 में तो उसको दूसरा दिखता है, पर सच्चाई ऐसी थी कि दैट द गवर्नर जनरल वाज मेड द सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोल दिया गया था कि आज के बाद से तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश हुकूमत के नीचे आते हो। यू कैन नॉट डिक्लेयर वॉर विदाउट परमिशन। अब देखिए कि 1784 के बाद कितनी लड़ाइयां की गई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। डू यू थिंक दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाइटिंग द वॉर्स विद मैसूर, द मराठास और 6 स्टेट? नो, इट वाज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। आप ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कीजिए कि 1858 के अंदर जब बोला जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने कंपनी के हाथ से शासन ले लिया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तो ये कुछ अलग बता रहा है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तो यही बता रहा है कि यहाँ पे जब गवर्नर जनरल को सबऑर्डिनेट बना दिया गया, एक तरह से उसको सत्ता दे दी जाती है, साथों साथ ये भी बोला जाता है कि ही कैन नॉट डिक्लेयर वॉर विदाउट अ परमिशन। मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि लड़ाई कौन कर रहा है? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही है, ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। यू सी कि जनरली यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई कर रही थी, पिट्स इंडिया एक्ट उसको रिवर्स कर रहा है। पिट्स इंडिया एक्ट इज सेइंग दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज ऑन द ड्राइविंग व्हील। खाली जो पहिए का काम कर रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही। यहाँ पे जो भी शासन चल रहा है वो भले ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा हो, बट पीछे से पूरा का पूरा दोहरी संचार किसने ले लिया था? वो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। क्यों? क्योंकि अगर आप वॉर के लिए डिक्लेरेशन के पीछे परमिशन लेने की कोशिश करोगे, उसका मतलब यही हुआ कि 1784 के बाद जितनी लड़ाइयां हुई है वो सबके ऊपर ट्रू कॉपी का स्टैंप लगा के आया है। वो भी कहां से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देखिए कि 1784 के बाद जितनी लड़ाइयां हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट का रोल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्ट कुछ इस तरह से आपको डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। इट ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अभी तक ऐसा हो रहा था कि कंपनी के अंदर बहुत सारा कंफ्लिक्ट हो रहा था कॉमर्स एंड पॉलिटिक्स को लेके, उसको दूर कर दिया गया और बोल दिया गया कि दिस फंक्शंस आर सोनली रिलेटेड टू द कमर्शियल एस्पेक्ट, और बाकी के आपके जितने भी फंक्शंस है वो पॉलिटिकल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ही पूरा का पूरा डेवलपमेंट आगे खींच के लेके जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर नोन एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मतलब क्या हो गया? अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, आप बोल रहे हो कि ब्रिटिश क्राउन नहीं कर रहा है। नाम तो दे दिया है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, उसका मतलब ही यही हुआ यहाँ अंग्रेजी पूरा का पूरा शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो खाली मुखौटा है। इट दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइजेशन। पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज टेंडेंसी करके एक पूरा का पूरा सेंट्रलाइज एस्पेक्ट क्रिएट कराया गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1874 के। सो व्हाट वी सॉ अप टिल 1773 उसका कुछ अलग आपको पिक्चर देखने को मिलता है 1784 तक। 1784 के अंदर हमको ये भी जानने को मिलता है कि यहाँ पे भले बोल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चला रही है, बट पीछे पूरा का पूरा बैकग्राउंड के अंदर ब्रिटिश क्राउन डेवलप हो चुका था। एक और एक्ट पास होता है 1786 में जिसका कहा जाता है एक्ट ऑफ 1786, एंड दिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन ओवरराइडिंग पावर्स टू हिज काउंसिल। अभी तक तो हमने देखा कि 4 थे, G+4 से, बस G+3 कर दिया, और उसमें भी कंफ्लिक्ट ना हो तो इसके लिए बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल को बंगाल को ओवरराइडिंग पावर ही दे दो अपने काउंसिल के ऊपर। ऐसे भी जाएगा कहाँ? बोले हमने तो अपॉइंट किया है, हमारा तो पपेट है, निकाल देंगे दूसरे दिन, ज्यादा कुछ मगजमारी करने की कोशिश करेगा, इम्पीच कर देंगे। इम्पीच भी किया गया था गवर्नर जनरल को। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन ओवरराइडिंग पावर्स टू हिज काउंसिल। बोल दिया कि तू अपने हिसाब से मजे कर, क्योंकि अल्टीमेटली तो तू सबऑर्डिनेट किसका है? हमारा ही सबऑर्डिनेट।
though you will be working for the company but you are subordinate to the British government because the company is subordinate to the British government. आप यहाँ पे कंपनी की तरफ काम कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल 1786 से लेके 1793 तक ये जेंटलमैन यहाँ पे गवर्नर जनरल थे. ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज पुलिस रिफॉर्म्स. यहाँ पे कॉर्नवालिस कोड की लॉन्च की जाती है जब यहाँ पे कोडिफिकेशन ऑफ लॉस. मकॉले वाज द वन हु ड्रॉन सीआरपीसी आईपीसी का जो इनिशियल फॉर्म था. कॉर्नवालिस ने ऐसा किया कि इसके पहले जो लॉस चलते थे वो हिंदू लॉस चलते थे, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉस चलते थे इस्लाम के हिसाब से. उन सबको बहुत ही एक वो रूल बुक्स के अंदर उसने पूरा का पूरा एक फॉर्मेट बना दिया. 4-5 धर्मगुरुओं को बुलाया, बोले तुम बैठो, दोनों को बुलाया कि लिखो यहाँ पे तुम्हारे धर्म के अंदर कौन सी सजा है, कौन सा आदमी क्या पाप करेगा. तो और उसको कोडिफाई करके अंग्रेजों ने नाम दे दिया कोडिफिकेशन ऑफ लॉस. इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पुलिस चौकीज. आपके यहाँ पे जो पुलिस थाना और पुलिस चौकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी ये लेके आए थे भाई साहब. फिर दरोगा का पावर बहुत बढ़ जाता है, चुलबुल पांडे जैसे लोग आते हैं इसके बाद. ओके, तो 17 एक्ट ऑफ 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस. हम लोग गवर्नर जनरल के अंदर ज्यादा बात करेंगे. 1793 का चार्टर एक्ट एक और पास किया जाता है 20 साल के बाद, इसके ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद. गवर्नमेंट बाय रिटन लॉ एंड रेगुलेशन, रूल ऑफ लॉ एक तरह से अच्छी तरह से क्लियर किया जाता है. इसके साथ साथ ये एक्ट के अंदर ये भी बोला जाता है इट रिकॉग्नाइज company's political function and clearly establish that acquisition of sovereignty by the subject of the crown is of the behalf of the crown and not on its own right. कंपनी की जितनी भी राजकीय हरकतें हैं उसको रिकॉग्नाइज करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, पर बोलती है कि ये कंपनी जो भी एक्विजिशन कर रही है इंडिया के अंदर वो खुद सार्वभौमिक नहीं है, वो खाली ब्रिटिश हुकूमत की जगह पे यहाँ पे पूरा का पूरा सत्ता को खींचने की कोशिश कर रही है. तो एक और आपको ट्रेंड देखने को मिलता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद. जब 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया तो जो सोवरेनिटी का पूरा जो एक्विजिशन होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नहीं कर रही, बट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन द ईस्ट इंडिया कंपनी इज डूइंग दैट. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 फिर से आपको एक ट्रेंड देखने की कोशिश दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन ही पीछे से पूरा रूल कर रहा था. 1813 में एक एक्ट आता है जिसे कहा जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्ट्स और इसको भी जानने की कोशिश करेंगे. 1808 के अंदर एक कमेटी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर अपॉइंट की जाती है. और फिर से आप देखिए कि ब्रिटेन की जो सोसाइटी थी, ब्रिटेन का जो समाज था वो यहाँ पे बहुत डेवलप हो चुका है. 1793 की सोसाइटी और 1813 की सोसाइटी के बीच में कुछ तो फर्क होगा. तो सोसाइटी के इफेक्ट ही आपको पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी देखने को मिलते हैं. वैसा ही है ना कि 1950 में जो इंडिया की सोसाइटी थी और इंडिया का पॉलिटिक्स था 2015 में कुछ अलग ही है. ओके, तो बहुत ही मैटर कर रहा था. 1813 के अंदर एक बैकग्राउंड के अंदर एक कमिटी बनाई गई. दिस वाज अपॉइंटेड बाय द हाउस ऑफ कॉमन. और कंपनी की एक्टिविटीज को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और उसके ऊपर किस तरह से आप शासन कर पाओ, ये पूरी की पूरी डिमांड चली. डिमांड ऐसी चल रही थी कि कंपनी के हाथ से शासन उठा के अब ब्रिटिश क्राउन को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए. अगर आप चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के इंडिया के प्रोविजंस देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी कि जहां कंपनी के हाथ पे जो बहुत सारे राइट्स हुआ करते थे वो राइट्स कंपनी से, वो अधिकार कंपनी से छीन लिए गए. उसके पीछे इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे परिवर्तन थे एंड दिस चेंजेस वर नोन एज आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस. विचारधारा के अधीन ब्रिटेन के अंदर जो गंगा जमुना बह रही थी विचारों की, उसी गंगा जमुना ने यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास करा. यही गंगा जमुना जो विचारों की गंगा जमुना थी, इसका मानना यह था कि कंपनी को शासन से हटा के ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पे शासन करना चाहिए. द फर्स्ट आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस वाज ऑफ फ्री ट्रेडर्स. 1813 का ब्रिटेन, द सोसाइटी इज चेंजिंग. बैकड्रॉप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी है. अच्छे खासे आपके जैसे मेरे जैसे स्टार्टअप इंडिया वाले एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं. आप मार्केट में जाके मैं सामान बेचने जा रहा हूँ तो पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली है. बोले कब से दी हो? बोले 200 साल से मोनोपोली दी हो. सो पीपल लाइक मी जो नए नए अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण थोड़े खड़े हुए थे, दे वर शॉक्ड एंड सरप्राइज. बोले मुझे भारत में जाके माल बेचना है. वो बोला तो ऐसा गया कि यहाँ पे तो मोनोपोली है. सो दिस फ्री ट्रेडर्स
ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बैकड्रॉप के अंदर, जब कमर्शियल रिवॉल्यूशन जो वाणिज्य क्रांति हुई थी इंग्लैंड के अंदर, उसकी बदौलत जो इनका जो खड़ा होना था उनको पसंद आएगा, व्यापारी वर्ग को पसंद आएगा कि कोई एक इंसान यहाँ इतने साल से मोनोपोली बना के रखा है और हमको व्यापार करने नहीं दे रहा. सो ऑल दिस फ्री ट्रेडर्स स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द ब्रिटिश अथॉरिटीज. क्या कुछ भी करो, ये कंपनी की मोनोपोली तोड़ दो तुम, हमको भी मौका मिलना चाहिए, हमको भी व्यापार करने का पूरा अधिकार है. और ये तो पूरे के पूरे कमर्शियल रिवॉल्यूशन के दौरान खड़े हुए लोग थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बैकड्रॉप के अंदर, जहां आपकी एक इंडस्ट्री, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर आप देखोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस, इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, इट इज नॉट अ रिवॉल्यूशन. कॉज क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है. इट ऑल स्टार्टेड इन यूरोप, देन ईस्टर्न यूरोप में आया, अमेरिका गया, यहाँ अभी इंडिया इज करेंटली पासिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इसके लिए बोला था इट्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस. रिवॉल्यूशन कैसे है? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू करंटली, मेक इन इंडिया क्या करा रहा है, वही है ना. इवोल्यूट करो अपने आपको और थोड़ा बहुत इवोल्यूशन कराओ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी जीडीपी को और इंक्रीज कराओ. व्हाट आर वी डूइंग? सो इंपॉर्टेंटली इफ यू सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब प्रोसेस चलता है उसके पीछे कमर्शियल एस्पेक्ट भी आता है. जैसे अहमदाबाद के अंदर आपकी टाटा आ गई या फोर्ड आ गई, तो उसके पीछे सब्सिडरी और एंसिलरी यूनिट्स भी कितने सारे आए. यू सी कि एक सीट बनाने वाली कंपनी आ गई, एक नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी आ गई, कोई टायर बनाने वाला आ गया, एंड ऑल दिस पीपल गॉट बेनिफिटेड. तो ये पूरा का पूरा बैकवर्ड लिंकेजेस चलते हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस चलते हैं, एक ट्रांसपोर्टर वाले को फायदा हो गया. द सेम थिंग हैपेंड इन इंग्लैंड. जब यहाँ पे पूरा का पूरा कमर्शियल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो बहुत सारे फ्री ट्रेडर्स का उद्भव होता है, और सबका मानना यही था कि भाई हमको और ट्रेडिंग राइट देने चाहिए क्योंकि सबको फायदा हो रहा है. So they believed in against monopoly. At that time, a gentleman wrote a book called An Inquiry into the Wealth of Nations, Adam Smith, who gave the concept of laissez-faire, free market, free economy. उसका तो मानना ये था कि the government should not intervene. At that time, Britain was implementing this policy called as mercantilism. It was not capitalism, it was not socialism, but mercantilism की policy. बोले ये यार, ये मर्केंटलिज्म के अंदर तो बहुत मगजमारी होती है, बट यू आर सपोज टू ओपन अप द मार्केट. आप मार्केट खोलोगे तो ही फायदा होगा. द गवर्नमेंट रोल इज नथिंग मोर देन अ वॉचमैन. बोले सरकार को एक वॉचमैन की तरह खाली सिक्योरिटी देनी है, प्रोडक्शन करो, अपने आप से आपको मार्केट मिल जाएगा, आपकी डिमांड आ जाएगी, सबको मौजा हो. सो दिस पीपल क्रिएटेड द प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहे थे. So they wanted to break the company's monopoly. So इनका मानना यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन चला जाना चाहिए, तो एटलीस्ट इनकी मोनोपोली तो हटनी ही चाहिए. दूसरे लोग थे जिसे कहा जाता है यूटिलिटेरियन, उपयोगितावाद या उपभोक्तावाद. एक विचारधारा है जिसे कहा जाता है, आप अमेजोन की एड देखते हो, और दिखाओ. That is the fundamental example of utilitarian. जेम्स स्टुअर्ट मिल एंड जेरेमी बेथम जैसे लोग थे. इनका मानना यह था कि मैक्सिमम गुडनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड बी गिवन. अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक खुशी मिलनी चाहिए ना, ऐसा तुम्हारा शासन होना चाहिए. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो खुशी मिलने वाला था नहीं. क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ही शोषणकारक था. तो दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द गवर्नमेंट. इनका मानना यह था कि द ब्रिटिश क्राउन शुड टेक ओवर. क्यों? अगर ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर कर देगा तो लोगों को खुशी मिलेगी. ये एक अपने एक अलग ही कुछ इनकी विचारधारा थी. They also supported free trade. क्यों? फ्री ट्रेड के कारण लोगों को और गुड्स बाय करने के अंदर कैपेसिटी डेवलप होगी, तो लोगों को एक साइकोलॉजिकल होता है. अमेजोन की एड से तो यही लगता है, ग्रेट बिलियन सेल एंड ये फला फ्लिपकार्ट वाला करता रहता है. यू सी कि दे सपोर्टेड फ्री ट्रेड. क्योंकि लोगों को बहुत सारी फिजिकल गुड्स बाय करेंगे तो उनको बहुत सारी खुशी मिलेगी. उसी तरह से इनका भी यही मानना था कि अगर ब्रिटिश रूल, यहाँ पे ब्रिटिश शासन अच्छी तरह से अपना अड्डा जमा लेगा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सप्लोटेटिव रूल है उसको हटा देगा, तो बहुत सारे लोगों को खुशी मिलेगी. दिस वाज अ यूटिलिटेरियन फिलॉसफी व्हिच वाज कमिंग इनटू प्रोमिनेंस इन ब्रिटेन. उपयोगितावाद कहते हैं, उपभोक्तावाद भी कहते हैं. ये उपभोक्तावाद की पूरा का पूरा जो विचारधारा थी वो ब्रिटेन के अंदर बहुत अस्तित्व के अंदर आए थे. लोगों के ऊपर बहुत ही उसके ऊपर हावी हो गई. ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर भी इसका हावी होना था, और इसी के कारण इनका भी मानना था कि कुछ भी हो जाए कि आप यहाँ पे डायरेक्ट रूल करो. तो कंपनी की मोनोपोली और कंपनी का जो शासन था उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी. चौथा चेंजेस था वो था लिबरल्स. जो लिबरलिज्म, उदारवाद, उदारवादी तत्व, उदारवादी लोग हम लोग.
इनका मानना यह था that the British administration task was to civilize rather than to conquer. बोलो आपको उनके ऊपर राज नहीं करना है, उनको सिखाना है, उनको पढ़ा लिखा के अंग्रेज बना देना। उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं कर सकती बॉस। अगर कंपनी यहाँ पे फिर से काम करने लगी पुराने सिद्धांतों से, अपने पुराने प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके, तो पीपल विल नॉट बी सिविलाइज और उसके ऊपर उनका शोषण नहीं होता रहेगा। कंपनी अभी तक कॉन्कर कर रही थी, सिविलाइज नहीं कर रही। So they also tried to create pressure on the British government कि कुछ भी हो जाए आप इन लोग के लिए कुछ कंपनी की पॉलिसीज के अंदर रिफॉर्म्स लाइए। आप कंपनी को इस तरह से इतना शासन नहीं दे सकते। यू कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द कंपनी टू फंक्शन लाइक दिस। तो 1813 तक आते आते ब्रिटेन के अंदर जो आइडियोलॉजिकल चेंजेस थे वो बहुत हो रहे थे, साथों साथ एक चेंजेस थे वो थे इवेंजेलिकल्स। दे ऑल्सो ट्राइड टू इन्फ्लुएंस, दे वर द क्रिश्चियन मिशनरीज। They tried to influence कि यहाँ पे भारत का लोगों का जो धर्म है वो गलत है, बहुत ही बारबेरिक है, तो हम लोग क्रिश्चियनिटी को प्रोफेस करेंगे और उसके थ्रू लोगों को बोलेंगे कि यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छी अच्छी अत्याचार वाली चीजें कर रही है। They also tried to put pressure on the government। इनका भी मानना यही था कि हम लोग सरकार के ऊपर प्रेशर डालें और बोल दे कि हम लोग को भी प्रोपोगेट किया जाए क्रिश्चियनिटी। यू सी कि इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी का ऑफिशियली आना 1813 की चार्टर एक्ट से ही है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से शुरू करती है। इंडिया के अंदर बहुत लार्ज स्केल चेंजेस देखने को मिलते हैं। द कंपनीज मोनोपोली वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट विथ टी। चाय के सिवाय और चाइना के सिवाय कंपनी की मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया। 2 लग्जरी प्रोडक्ट्स, टी इज सच अ लग्जरी प्रोडक्ट, टी इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। चाय ने 1776 के अंदर अमेरिका के अंदर क्रांति ला दी थी, 2014 में इंडिया में ला दी। यू सी वेरी सिंबॉलिक एक्शंस आर देयर। जहां देखो बापू थे ना, गांधी बापू, ही यूज्ड टू पिक अप दिस थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। सॉल्ट का लेके उन्होंने पूरा सत्याग्रह कर दिया। द सेम थिंग हैपेंड। टी इज सच अ प्रोडक्ट व्हिच इज कनेक्टेड टू द मासेस। 1776 के अंदर जब बॉस्टन टी पार्टी, समुद्र ने चाय पी ली थी वहां पे, ओके 2014 में यहाँ पे चाय पे चर्चा हो, तो कंपनी की मोनोपोली को अबॉलिश कराया गया था सिवाय के चाय और चाइना के सिवाय। एक्सेप्ट टी एंड चाइना, ऑल द मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज अबॉलिश। बोले खाली ये 2 के ऊपर कंपनी का अधिकार अभी भी रहेगा, एंड बियॉन्ड दिस 2 प्रोडक्ट्स ये पूरा का पूरा कंपनी के सिवा और भी आपके और मेरे जैसे जो भी एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन है यहाँ पे ट्रेड कर देंगे। दूसरा एक प्रोविजन डाल दिया दैट दिस डाइल्यूटेड मोनोपोली वाज टू बी एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 20 years। अगले 20 सालों तक आपको यहाँ पे हम लोग एक्सटेंडेड मोनोपोली का अधिकार देते हैं। 20 years अभी लिख के दिया है, देखेगा धीरे 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 ये 20 और इसके बाद वाले हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर एक्स को देखेंगे, इसको भी कम कर दिया जाता है। इंडिया के अंदर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स वर अलाउड टू कम एंड सेटल इन इंडिया। तो मिस्टर बॉन्ड जैसे लोग यहाँ पे आके यहाँ पे रहना शुरू कर देते थे। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे और आपके जैसे जो बिजनेसमैन थे उनको रहने का, वो आएंगे यहाँ पे अपनी कंपनी खोलेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे अपने आप, तो उनको परवाना देना चाहिए। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू प्रोपोगेट प्रोफेस क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। 1813 के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर जो परिवर्तन हो रहे थे 1810 1800 के आसपास, उसी का ही रिफ्लेक्शन आपको 1813 के चार्टर एक्ट के अंदर देखने को मिलता है। द आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस दैट वी सॉ इनटू द चेंजेस इन इंग्लैंड वर वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द चेंजेस इन इंडिया। और वही हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर पढ़ते हैं। A sum of rupees 1 lakh was set aside for promotion of education। 1 लाख रुपया भारतीय लोगों के शिक्षण के पीछे इन्होंने खर्च करने के लिए साइड में कर दिए थे। ब्रिटेन के अंदर बवाल मच जाता है कि आप इन लोगों को पढ़ाओगे, वो भी 1 लाख रुपया। 1 lakh rupees was such a huge amount in 1813। जब पागल हो गए हो, सठियाई गए हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बवाल मच गया। બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં જવાબ આપવામાં આવે છે કે આ લોકો વડાપાઉં ખાય છે, હવે બર્ગર તરફ લઈ જવાના। એમને એંગ્લિસાઇઝ કેવી રીતના કરવા, હાઉ ટુ એંગ્લિસાઇઝ ધીસ પીપલ was one of the major reasons behind introduction of modern। ये दिखने में तो भारतीय हो गए बट अपनी सोच के हिसाब से ये अंग्रेज हो गए। तो the journey from vada pav to McDonald's burger was one of the reason behind the introduction of modern education। आधुनिक शिक्षण के पीछे हम लोग देखते हैं कि जो हमको सिखाया गया वो क्या सिखाया। हमको शेक्सपियर सिखाया गया, हमको फ्रॉस्ट सिखाया गया। टेक्निकल एजुकेशन 1840s में जाके इंजीनियरिंग बहुत अच्छा डेवलप हो रहा था वहां पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो बोले कुछ सिखा देते, तो कुछ नहीं सिखाया।
बोले लिटरेचर पढ़ो, बड़ी बड़ी कहानियां। वोकेशनल एजुकेशन वाज नॉट गिवन। So 1813 का चार्टर एक्ट is one of the most important acts with respect to introduction of modern education in India. भारत के अंदर आधुनिक शिक्षण का जिसने फाउंडेशन रखा है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813।